वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ दैट आई एम इन्वेस्टेड इनटू दिस कंपनी, सो माय ओपिनियंस कुड बी बायस्ड, सो दैट्स अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कंपनी बाय द नेम ऑफ EFC इंडिया लिमिटेड। सो ये दिस कंपनी टैग्स इटसेल्फ एज अ रियल एस्टेट एज अ सर्विस काइंड ऑफ अ कंपनी। सो इसका बिजनेस मॉडल अगर समझना चाहे तो दे टेक बिग कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑन रेंट, उसमें ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते और पर सीट बेसिस पे कॉर्पोरेट्स को रेंट पे देते। दैट्स इसेंशियली देयर बिजनेस मॉडल। तो एंड इट फॉर्म्स अराउंड 50% ऑफ देयर रेवेन्यू। तो इस बिजनेस के बारे में मैं आपको कुछ की मेट्रिक्स बताता हूँ। इनका लगभग 90% का ऑक्यूपेंसी है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। 3.23 मिलियन का टोटल एरिया अंडर मैनेजमेंट है इनके पास। लगभग 68,000 सीट्स का कैपेसिटी है, लगभग बोल रहा हूँ मैं, आई थिंक कुछ 67,000 समथिंग है। और इनका एवरेज रेंट पर सीट का जो ये लोग रेंट चार्ज करते हैं टू द कॉर्पोरेट, इट इज अराउंड अबाउट 7,000 रुपीज। इनके टोटल साइट्स में से कुछ 18 साइट्स इनके ओन्ड है और 68 लीज्ड है। ओन माने इन्होंने खुद के प्रॉपर्टीज जो खरीदे वो 18 है। जो बाकी 68 साइट्स है उसके लिए दे गो टू द लैंडलॉर्ड, दे से कि सारा केपिक्स जो है वो तुम मुझे करके दे दो, मैं तुमको इसका लीज दे दूंगा हर महीना। एंड दे टेक इट ऑन अ लीज, दे गेट अ फुल्ली फर्निश्ड साइट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड एंड दे पे द लीज पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड। उसको लेके फिर ये लोग कॉर्पोरेट्स को जिनको ऑफिसेस की जरूरत है उनको पर सीट बेसिस पे ये लोग सीट्स लैंड करते हैं और उनसे पैसा लेके दे पे द लीज पेमेंट। दिस इज द इसेंशियली द बिजनेस मॉडल। और ये जो बिजनेस है इट फॉर्म्स अराउंड 63% ऑफ देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ये बिजनेस में 30 to 35% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। एज यू अंडरस्टैंड राइट कि ये बिजनेस में फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सो जितना आपका ऑक्यूपेंसी हाई होगा उतने आपके फिक्स कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू विल गो डाउन एंड योर operating profit will be higher. So इनके operating margin इस business में because they have 90% kind of occupancy, they have 30 to 35% kind of EBITDA margin. उनका EBITDA margin calculation में एक ट्विकिंग हमको करना पड़ता है, उसके बारे में मैं आई टॉक अबाउट इट इन द एंड ऑफ द वीडियो। उनका जो एक और वर्टिकल है दैट इज नोन एज डिजाइन एंड बिल्ड, उसमें ये लोग ये करते हैं कि किसी और के प्रॉपर्टीज में दे प्रोवाइड देम सर्विसेज ऑफ building the infrastructure, designing the infrastructure for them and creating a office ready environment into their property. This is known as design and build section. ये एक order book based kind of business है and as of now इस क्वार्टर में इट वाज अराउंड 44% ऑफ देयर रेवेन्यू एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो ये लगभग 34% कंट्रीब्यूट करता है इन दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो पहले तो लीज एंड रेंटल बिजनेस विच फॉर्म्स अराउंड 63% ऑफ देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है विच फॉर्म्स अराउंड 30-35% ऑफ देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इनका लेटेस्ट ऑर्डर बुक का साइज वाज अराउंड 145 करोड़। इस बिजनेस में इनका मार्जिन कैन रेंज फ्रॉम 17% to 35%, दैट रियली डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं इस क्वार्टर के बारे में बात करूं तो इस क्वार्टर में इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत कम आया था। उसका रीजन ये था कि इनका कोई एनर्जी रिलेटेड क्लाइंट था, उसके लिए इन लोगों को कोई स्पेसिफिक स्किल सेट की जरूरत थी फॉर बिल्डिंग दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके चलते इनको वो स्किल सेट एक्वायर करने में थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, जिसके चलते इनका मार्जिन कॉम्प्रोमाइज हो गया। मतलब मार्जिन मोर और लेस प्रीटी मच वेरीज ऑन द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दे एग्जीक्यूट and the situation that they get into. For the third vertical, which is a very small vertical, which only forms about 6% of their revenue, and the management has been saying that उनको ये vertical थोड़ा सा scale करना है, and that business is furniture manufacturing. So इस quarter में ये सिर्फ 3% of the operating profit था. So ये business is again about 40% EBITDA margin. इनका EBITDA margin इसमें ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये लोग in-house furniture manufacturing करते हैं। So बात करते इस क्वार्टर में ऐसा क्या खास था। सो मैं बोलूंगा कि सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली ये कंपनी 30+% काइंड ऑफ ग्रोथ रजिस्टर कर रही है इन द रेवेन्यू। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि इस क्वार्टर में द मार्जिन हैड गॉन डाउन बिकॉज ऑफ सम वन ऑफ इंक्रीज इन देयर कॉस्ट, तो इसके चलते इनका मार्जिन कॉम्प्रोमाइज हो गया था, बट दैट इज जनरली नॉट द केस। रेवेन्यू ग्रोथ इन दिस क्वार्टर वॉज 53% एंड विद इन दैट इट्स अ फैंटेस्टिक सेट ऑफ ग्रोथ नंबर, क्योंकि ये क्वार्टर इन जनरल ऐसा जा रहा है कि इसमें ऐसे नंबर्स बहुत कम कंपनीज में देखने को मिल रहे हैं। EFC इज वन ऑफ देम। और उसमें से जो लीजिंग एंड रेंटल वाला बिजनेस है वो लगभग 43-44% से ग्रो हुआ। डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस हैड ग्रोन बाय 44% ईयर ऑन ईयर। एबिटा की बात करें तो एबिटा ग्रू अराउंड 40% ऑन ऑन ईयर बेसिस। जैसे मैंने बोला कि कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं था बिकॉज ऑफ सम इंक्रीज इन द कॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। सो इन जनरल लीजिंग एंड रेंटल बिजनेस के बारे में मैनेजमेंट ने बोला है कि वो लोग हर साल कुछ 20 से 25 हज़ार सीट्स एनुअली ऐड करते रहेंगे, उतना तो वो लोग केपेक्स करते रहेंगे हर साल। इसके साथ साथ उन्होंने डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस को भी स्केल अप करने के बारे में बात किया। दे सेड दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बिजनेस को वो लोग स्केल अप करेंगे। इस क्वार्टर में एक और अपडेट है
बेसिकली इन लोगों ने एक एंट्री किया है वेर इन दे आर गेटिंग इनटू कमर्शियल रियल एस्टेट। सो इनके कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में अगर बताना चाहो तो मैनेजमेंट ने जो एक्सप्लेन किया उसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। अगर कोई लग्जरी कार का शोरूम इनके पास आ रहा है, हु वांट टू इंक्रीज देयर शोरूम्स अक्रॉस लेट्स से महाराष्ट्र, तो उन लोगों का काम ये होगा कि ये लोग उनके लिए जगह ढूंढेंगे, दे विल गो टू द लैंडलॉर्ड, गेट अ गुड डील फ्रॉम द लैंडलॉर्ड एंड उनके हिसाब से वो लोग उनके इंटीरियर्स या ऑफिस उनको डेवलप करके देंगे या पूरा शोरूम उनको डेवलप करके देंगे एंड दे विल चार्ज मनी फ्रॉम द क्लाइंट और एंड ऑन द अदर हैंड दे विल पे द लीज पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड। सो इससे मैनेजमेंट के सबसे फायदा ये होगा कि जो एक कार शोरूम है उनको फायदा ये होगा कि यार उन लोगों को ये सब चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा कि जगह ढूंढना है और फिर वो इंटीरियर्स करना है। इसके बदले दे कैन एक्चुअली फोकस ऑन देयर कोर पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। सो दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट सेज। अभी ये टाइम ही बताएगा कि ये बिजनेस मॉडल कितना स्केलेबल है कितना नहीं। अभी जो उन्होंने बोला उसके हिसाब से तो मुझे कुछ बहुत ही लिमिटेड बिजनेस मॉडल दिमाग में आए। आई डोंट थिंक हर किसी को ऐसे चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सो ओनली टाइम कैन टेल कि ये बिजनेस मॉडल किस तरह से स्केल अप करेगा, क्योंकि ये अभी इस क्वार्टर में ही उनका अपडेट आया है कि दे वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस। इसके साथ साथ पिछले कुछ क्वार्टर से मैनेजमेंट ये भी बात करे कि जो इनके ओन्ड एसेट्स है उसके ऊपर ये लोग एक रीट फ्लोट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो वो अभी बोल रहे कि अभी इट इज इनटू प्रोसेस एंड वी आर स्टिल प्लानिंग टू गेट इनटू दैट। वो लोग अभी करना चाहते हैं वो, बट अभी इस क्वार्टर में वो हुआ नहीं है। अभी उन्होंने ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन भी नहीं दिया कि ये कब होने वाला है, बट दे आर होपिंग कि बहुत जल्दी दे विल बी एबल टू फ्लोट द रीट, देन दे कैन अनलॉक द वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स। तो मैं अभी फटाफट बोलता हूँ कि इस कंपनी में एग्जैक्टली ट्रैक क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि एक कंपनी इज इट एबल टू मीट इट्स गाइडेंस। पास्ट में ऐसा हुआ है कि इस कंपनी ने गाइडेंस मिस किया है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ FY25 के एंड तक उन्होंने बोला था कि 65 to 70K का उनका सीट्स का कैपेसिटी होगा, जबकि इन रियलिटी उनके सीट्स ओनली एंडेड अप टू 60,000। सो देयर वाज अ मिस इन द काइंड ऑफ कैपेसिटी दैट वाज कमिटेड बाय द मैनेजमेंट। अब हालांकि 65 to 70 के बीच में तो अभी इस क्वार्टर में आया बाय द Q2 ऑफ द नेक्स्ट दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। तो हमको ये देखना है कि यार मैनेजमेंट कहीं ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर तो नहीं कर रही। सो यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। मैं आपको नंबर दूं तो FY26 के एंड तक उनके लगभग 80 to 85,000 का कैपेसिटी होना चाहिए, जो कि अब तक आई थिंक 68,000 का है। वो 80 to 85 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर होना चाहिए। दिस इज एज पर दी मैनेजमेंट का गाइडेंस, क्योंकि उन्होंने बोला है राइट कि 20 to 25,000 सीट्स का कैपेसिटी वो लोग हर साल बढ़ाएंगे। तो अगर FY25 के एंड में इट वॉज 60,000 तो नेचुरली इट शुड बी 80 to 85K बाय द एंड ऑफ FY26। दैट इज वन। दूसरी चीज मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो फर्नीचर का जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उस बिजनेस के बारे में भी कुछ गाइडेंस दिया था, वो उन्होंने मिस किया था। उन्होंने बोला था कि दैट बिजनेस विल रीच टू अ सर्टेन स्केल, बट इट डिड नॉट हैपन। So you should also be tracking कि are they giving any guidance on that and are they meeting that or not। और तीसरी बात इस बिजनेस के बारे में ये है कि द बिजनेस मॉडल इटसेल्फ इज सच दैट दे हैव टू टेक डेट। उनको लोन लेना पड़ता है और लोन लेके ही उनको अपने ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। दैट्स हाउ दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड जनरेट बेटर ROEs। सो उसके चलते हमको ये देखना है कि यार नेट डेट का नंबर किस दिशा में जा रहे हैं और इन जनरल डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। अभी इस क्वार्टर की बात करूँ तो हल्का सा इस क्वार्टर में डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा बढ़ा है, फ्रॉम 0.4 to 0.44। ये बहुत ही माइल्ड इंक्रीज है, बट वन शुड बी कीपिंग अ ट्रैक ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर दिस कंपनी। मैंने इस मैनेजमेंट के कुछ इंटरव्यूज देखे तो उसमें मुझे ये नजर आया कि मैनेजमेंट को बिजनेस काफी अच्छे से समझ में आता है। स्पेशल मैंने एक्चुअली आई सॉ द इंटरव्यू ऑफ मिस्टर उमेश सहाय। he happens to be the founder of the company। तो एज अ मैनेजमेंट दे डू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस थिंग्स कि मेरा लीज का पेमेंट्स कितना जा रहा है और मेरा कैश फ्लो कितना आ रहा है। दे ऑलवेज वांट टू हैव एटलीस्ट 2 to 2.5 टाइम्स कैश फ्लो वर्सेस द लीज पेमेंट्स दैट दे आर वांटिंग टू डू। दैट इज वन। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि एसेंशियली ये जो बिजनेस है ऑफ लीज एंड रेंटल्स ये एक्चुअल में फर्नीचर का बिजनेस है एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव एक्वायर्ड अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड दे डू इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये जो बिजनेस है व्हेन दे आर रेंटिंग आउट देयर ऑफिस स्पेस टू द अदर पीपल, उसमें कुछ फिक्स कॉस्ट तो डेफिनेटली है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है और फर्नीचर है। दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स इन एनी ऑफिस स्पेस। तो फिर उन्होंने ये बोला कि यार जो बाकी 2 चीजें विच इज द रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नॉट इनटू माय कंट्रोल बिकॉज
आई डोंट ओन देम एनी विच वेज. आई हैव टू पे द रेंट टू द लैंडलॉर्ड, वो रेंट लेके चला जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस तो पेमेंट करने ही है. उसके बाद बचता है फर्नीचर. एक फर्नीचर का ही रेंट है जो मेरे डायरेक्टली पॉकेट में जाता है. सो विद दैट अप्रोच दे एक्चुअली एक्वायर्ड अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड डू द फर्नीचर इन हाउस सो दैट दे कैन एंटायरली पॉकेट द रेंट कमिंग आउट ऑफ दैट फर्नीचर. सर अगर मैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो ये कंपनी ट्रेड कर रही है एट अ एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ about 9 to 10x its FY26 EBITDA. तो अगर मैं सिंपली H1 FY26 के EBITDA को एनुअलाइज करूँ उसके हिसाब से आई गेट कि EV is trading at a multiple of about 9 to 10x. तो आई थिंक दिस इज अ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन फॉर श्योर फॉर दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस जिसमें ग्रोथ तो आ ही रहा है एंड प्लस इट इज अ वेरी हाई ROE काइंड ऑफ अ बिजनेस क्योंकि they have been able to maintain their occupancy. Management is very confident and they have actually proved it through their numbers कि 90+% kind of occupancy उनका constant basis पे है every quarter after quarter. And plus of course जैसे मैंने बोला कि growth तो आ ही रही है. So they have been able to maintain good ROEs. But the thing is कि इसमें बट द थिंग अबाउट दिस बिजनेस मॉडल इज कि इसमें डेट बहुत ज्यादा है. सो दैट इज अ वेरी की रिस्क फैक्टर. इफ थिंग्स गो रॉन्ग, अगर किसी क्वार्टर में किसी रीजन की वजह से ऑक्यूपेंसी नहीं आता है, इफ दे डोंट मेक इनफ रेवेन्यू इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर, देन ऑल द थिंग्स कैन गो. बहुत एक स्पाइरल इफेक्ट हो सकता है. सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इस बिजनेस मॉडल में. सो ये आपको ध्यान में रखना है. उसके साथ साथ मैंने काफी जगह पे पढ़ा तो ये मैनेजमेंट की एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ TCC कॉन्सेप्ट्स. तो वो कंपनी इट इज इनटू बिजनेस ऑफ लीजिंग इक्विपमेंट्स. तो जो ऑफिस के अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं उसका लीजिंग का काम वो कंपनी करते हैं. उसके साथ साथ एक और उसका डेटा सेंटर वगैरह का भी बिजनेस है. बट मेनी पीपल सी दिस एज अ रेड फ्लैग कि व्हाई द मैनेजमेंट नीड्स टू हैव 2 सेपरेट कंपनीज फॉर अ सिमिलर काइंड ऑफ अ बिजनेस. कांट दिस बिजनेस बी मर्ज्ड इनटू दिस. ये दो चीजें इसके बारे में मैंने सोचा आपको हाईलाइट कर दूं कि इस पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है. Otherwise, I think the business is trading at a good valuation and most importantly, business is growing. 50% का growth quarterly basis पे दिया है and I am hoping कि H2 में भी they will maintain a very good growth kind of a number. So that's my take on EFC India Limited. I hope you like the information. If you think that you have some insights about this particular company जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे तो then please let me know about that in the comment section. And if you found this helpful, please share it with your friends. That's all from my end. We'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye. और मैं जिस ट्वीकिंग के बारे में बात कर रहा था अबाउट इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अराइव करते हो इट्स इंपॉर्टेंट टू डिडक्ट दी फाइनेंस कॉस्ट फ्रॉम द EBITDA. अब एक्चुअल में EBITDA कम्स मच बिफोर द फाइनेंस कॉस्ट कम्स, लेकिन इस कंपनी के केस में फाइनेंस कॉस्ट में बहुत सारा लीज पेमेंट का एलिमेंट है बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. EBITDA में से फाइनेंस कॉस्ट डिडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अराइव एट द एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिकॉज लीज पेमेंट्स हैपन टू बी अ मेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी. So that's why to arrive at the real operating profit, you need to deduct the finance cost even if it comes after the EBITDA.